Dear students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. बेटा, आज हम अपना चैप्टर थर्ड कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हमने इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बेसिक्स क्लियर करे थे। आज उससे आगे के बेसिक्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये पूरी लेसन का निचोड़ है। जब तक हमारे ये समझ में नहीं आएंगे, लेसन बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले इन्हीं को क्लियर करते हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़े क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, लेसन का नाम है चुनावी राजनीति। ठीक है, सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा आचार संहिता किसे कहते हैं। चुनाव के दौरान जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता में होड़ में होते हैं कि मेरा दल जीते और मेरी सरकार बने, तो उस समय जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उम्मीदवारों के लिए, जो भी चुनाव लड़ते हैं उन्हें उम्मीदवार कहा जाता है। तो उनके लिए जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उन दिशा निर्देशों को, उस बनाई जाने वाली तालिका को आचार संहिता कहते हैं। ठीक है, आचार संहिता किसे कहते हैं? चुनाव के दौरान, चुनाव के समय पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों को कहते हैं, जो उम्मीदवारों के लिए बनाए जाते हैं। उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रत्येक उम्मीदवार को अपना काम करना पड़ता है। उससे बाहर अगर कोई करता है तो उसे दंड भी दिया जाता है। इस तरह से आचार संहिता एक ऐसे नियमों की तालिका है जिसे प्रत्येक उम्मीदवार को पालन करना ही पड़ता है, और ये चुनाव आयोग द्वारा लागू होती है। चुनावी घोषणा पत्र क्या है? एक राजनीतिक पार्टी सभी होती हैं, जो भी दल है जो राज्य में चुनाव लड़ता है राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक पार्टी द्वारा दिया गया ऐसा कथन, ऐसा वचन जिसमें वह अपनी नीतियों और योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं। जो उन्होंने नीति, देखो हर कोई सत्ता में आना चाहता है, इसलिए वो एक सी बेस्ट पॉलिसी लेके आएगा। इसने कुछ अच्छा किया है तो वो उससे और अच्छा लेके आएगा, उससे और अच्छा अगला ग्रुप दिखाएगा। तो इस तरह से वो सत्ता में आने के लिए नई नई योजनाएं दिखाते हैं, नए नए कथन बोलते हैं, नई नई पॉलिसीज को लागू करने की घोषणा करते हैं। और जब जीत जाता है कोई, तो उनको पूरा भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 5 साल बाद फिर बदल सकते हैं। नहीं तो अगर उन्हें दोबारा आना है, जनता का विश्वास जीतना है, तो की गई घोषणाओं के बारे में जो भी वो जनता को बताते हैं, उनको पूरा करने की भरसक चेष्टा करते हैं। चुनावी घोषणा पत्र का मतलब यही है कि ऐसा घोषणा पत्र जिसमें चुनाव के दौरान उन्होंने कोई योजना बताई हो, कोई पॉलिसीज बताई हो कि चुनाव के बाद हम जनता के लिए ये करेंगे, इस तरह के बेनिफिट्स देंगे, और उनको वो पूरा करें, वो चुनावी घोषणा पत्र कहलाता है। चुनाव आयोग किसे कहते हैं? बार बार आएगा, आपके क्वेश्चंस में आएगा, इसलिए समझ लो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इनसे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकलेंगे। और तीसरी चीज, सीबीएसई ने आपका जो पेपर पैटर्न है थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे स्ट्रेस दिया जाता था, अब बेसिक क्लियर करने के लिए उन्होंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को फोकस किया है। उसके लिए सबसे पहले आपको लाइन टू लाइन रीडिंग करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी। ना जाने कौन सी लाइन से क्या क्वेश्चन बन के आ जाए, आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। अब लापरवाही को छोड़ दीजिए और अपने इंटरेस्ट के साथ अपने लेसनों पर फोकस कीजिए। पढ़िए घर पे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप लेसन की रीडिंग कीजिए। चुनाव आयोग क्या है? एक ऐसी संस्था है, ऐसा एक संगठन है जो चुनाव के मकसद से ही इसकी नियुक्ति की जाती है, और ये इसकी नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन होता है। सबसे पहले चुनाव आयोग को राष्ट्रपति नियमित करता है, उसके बाद वो बिल्कुल दूर हो जाता है। ये नहीं है कि राष्ट्रपति ने इसे बनाया है, इसकी निर्माण किया है तो राष्ट्रपति की ही वो मानेंगे, हर कार्य राष्ट्रपति की सहमति से, ऐसा नहीं। एक बार उसका गठन होता है राष्ट्रपति की हेल्प से, और उसके बाद राष्ट्रपति एक साइड हो जाते हैं, उनका फिर इन्वॉल्वमेंट उसमें खत्म हो जाता है। जिस तरह से सरकारों का 5 साल का समय, इसी तरह से चुनाव आयोग एक ये संस्था है, इसका भी समय 5 साल का है। इसका जो प्रमुख होता है, जो इसका मेन व्यक्ति है, प्रमुख है जो, उसे चुनाव प्रमुख आयुक्त के नाम से जाना जाता है। चुनाव प्रमुख आयुक्त यानी जो चुनाव लड़वाने वाला प्रमुख व्यक्ति है वो। ठीक है, चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करना, चुनाव, इसके बहुत से कार्य हैं।
आप मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए कि चुनाव से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया होगी, चुनाव के दौरान, चुनाव के आसपास, वो सब चुनाव आयोग करवाता है। एक संस्था है जिसका निर्माण राष्ट्रपति करता है और 5 साल के लिए करता है। इसका जो मुखिया होता है उसे प्रमुख चुनाव आयुक्त कहा जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनको लेते भी चलिए, क्योंकि तभी आपको लेसन समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं? अब हम बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इतनी शक्तिशाली संस्था है कि सरकारों के चुनाव, न्यायपालिकाओं के चुनाव, आगे वही राज्यों की पालिकाओं के, विधानसभाओं के या लोकसभाओं के जो भी चुनाव होते हैं, सब ये ही करवाता है। जितनी भी चुनाव से संबंधित प्रणाली होगी, तो ये एक संगठित और अच्छी शक्तिशाली संस्था है। तो इसकी काम क्या है? सबसे पहला काम है इसका चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। चुनाव के दिनों में जो भी अभियान चलेंगे, जो भी विधि होगी, योजनाएं होगी, वो सब इसके द्वारा लागू होंगी, चुनाव आयोग के द्वारा। उसके बाद आचार संहिता लागू करना। जैसे कि मैंने पहले बताया था, चुनाव के दौरान जो भी नियम बनेंगे, जिन नियमों की निर्देशिका होगी, वो चुनाव आयोग से निकलती है, चुनाव आयोग बनाता है और उन सबका पालन करवाने की जिम्मेदारी भी इसकी है। अगर वहां पर कोई गलत आरोप लगता है या गलत स्टेप उठाया जाता है तो उसको दंडित भी करता है, जुर्माना भी लगाता है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकना। चुनाव के दौरान मान लो सत्ता दल है, जिसकी सरकार है, वो चुनावी का प्रचार करने के लिए, चुनाव के लिए अपनी बसें, गाड़ियां या कोई भी खजाने से किसी भी तरह के पैसे का यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका चुनाव आयोग का काम यही है। नहीं तो फिर जो सत्ता दल है वो बार बार प्रचार करेगा, पैसा लगाएगा और शक्तिशाली बनाने की कोशिश करेगा चुनाव, तो बाकी पार्टियों ने कोई नुकसान थोड़ी किया है। इसलिए चुनाव आयोग का ये कार्य भी है कि वो जो चुनाव के दौरान होने वाला पैसा है, खर्च है, वो सरकारी राजकोष से ना निकले। सब अपने अपना जो निर्धारित है, जितना हिस्सा जिसको मिलना है उसके अकॉर्डिंग काम करे, उस पर रोक लगाना। पुनः मतदान का आदेश देना। कई जगह पर क्या होता है कि चुनाव के समय धांधलेबाजी हो जाती है, गलत चुनाव हो जाते हैं, गलत वोट डल जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वोट कैंसिल हो जाते हैं, तो उस जगह पर दोबारा से चुनाव का आदेश देना, वहां पर दोबारा से मतदान कराना, उस पर शांति की व्यवस्था करना, किस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पर जाएगा, किस तरह उम्मीदवार वहां पर नहीं जाएंगे, सारे जो नियमों की तालिका है ये चुनाव आयोग ही घोषित करता है। इस प्रकार ये अपने आप में महत्वपूर्ण और शक्तिशाली, क्योंकि सारी जो चुनाव प्रक्रिया है, हमारे देश की जो सरकारें हैं, जो भी कार्य है, वो चुनाव पर डिपेंड करते हैं। और जब शक्ति, इसीलिए इसको किसी भी प्रभाव से के नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। ना इस पर सरकारों का कोई इस पे कंट्रोल होगा, ना कोई राष्ट्रपति का, ना प्रधानमंत्री का, ना न्यायालय का। बिल्कुल स्वतंत्र निष्पक्ष संस्था बनाई गई है ताकि जो हमारे देश की मेन पावर है उस पर ये फ्री रहकर काम कर सके। इस तरह से आचार संहिता, चुनावी घोषणा पत्र, चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के कार्य हमने पढ़े। इसके बाद हम चलते हैं चुनावी धांधली। चुनावी धांधली क्या है? आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा है, चुनाव में होने वाली धांधलेबाजी, धोखाधड़ी, यानी चुनाव के दौरान जब भी कोई चुनाव होते हैं कहीं भी, तो वहां मतों का गलत प्रयोग होना, गलत किसी भी चीज को मानना, जैसे रिश्वत खिलाना, दंगे फसाद करना, किसी को डराना, धमकाना, पैसे के बल पर वोटों को खरीदना, लाठी के ताकत के बल पर किसी से डराकर धमकाकर वोट हासिल करना, रातों रात वोटों को खरीदना, तो ये चुनावी धांधली है। चुनाव के दिनों में होने वाली गलत प्रक्रियाएं चुनावी धांधली कहलाती हैं। उसके बाद आता है बूथ पर कब्जा। किसी निर्वाचन केंद्र पर, निर्वाचन केंद्र का मतलब है जहां पर आपके वोट डलने हैं, वो क्षेत्र, वो कोई स्कूल भी हो सकता है, सरकारी स्कूल, या कोई मान्यता प्राप्त स्कूल हो सकते हैं, कोई धर्मशाला हो सकती है, कोई सामाजिक स्थल होगा, मतलब कहने का ये है जहां किसी निर्वाचन केंद्र पर डरा धमका कर, बूथ का मतलब होता है जहां पर वोट डलने हैं, उस क्षेत्र पर कब्जा करना। कई बार क्या होता है कि चुनाव के लिए बहुत क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत राज्य ऐसे हैं जहां पर जीतने के लिए प्रत्याशी गलत से गलत हथकंडे अपना लेते हैं, डराएंगे, धमकाएंगे, यहाँ तक कि वोटों की पेटियां उठा ले जाते हैं, पानी में बहा देंगे कि वोट गिन ना पाए कि कौन जीता है। तो इस तरह से बूथ पर कब्जा करना गलत है और सरकार इसके लिए
कानून भी बना रही है, दंडित भी किया जाता है, लेकिन जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं वो इस तरह के स्टेप उठाते हैं। तो बूथ पर कब्जा करने का मतलब यही है कि किसी को डराना, धमकाना और जहां पर चुनाव होने वहां पर जबरदस्ती छीना झपटी करना, कब्जा करना है। चुनाव अभियान एक ऐसी समय अवधि या काल अवधि जिसमें राजनीतिक दल अपने लिए स्वतंत्र रूप से प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव अभियान कुछ दिनों के लिए होता है, उसमें प्रत्येक दल को पूरी छूट होती है। वो मीडिया का सहारा ले सकते हैं, अखबारों में अपनी ऐड कर सकते हैं, घर घर जाकर बैलेट पत्र दे सकते हैं, अपने पार्टी के लिए वो सबको आकर्षित कर सकते हैं, योजनाएं बता सकते हैं, पॉलिसीज बताते हैं। मतलब कहने का ये अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर सकते हैं। हर कोई अपने आप को अच्छा बताता है। आप देखते हो चुनाव के दिनों में एक आदमी की पार्टी आके गई है, अभी बीजेपी वाले, फिर इंडियन वाले, फिर बहुजन वाले, फिर किसी वाले, तो क्योंकि हर एक की कोशिश ये होती है कि वो सत्ता में आए, जीते। तो इसलिए हर कोई अपने अपने तरीकों से, अपने अपने मेथड से किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी जो आपके समर्थक होते हैं वो घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं, जगह जगह पर जुलूस निकलते हैं, रैलियां निकलती हैं। क्योंकि उस समय एक ऐसा दौर चलता है, जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, त्योहारों पर, दिवाली के दिनों में पटाखे का दौर हो जाता है, लोग बाग मिठाइयां खरीदते हैं, बाजार में जाते हैं, रौनक ही अलग हो जाती है होली के दिनों में। इसी तरह से चुनाव के दिनों में चुनावी अभियान चलता है, हर कोई अपने अपने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ता है, हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। जगह जगह पर अपने उनके समर्थक होते हैं जो उनके लिए स्टेज तैयार करते हैं, भाषण देने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। आप देखते हैं कि चौक पर 3-4 पार्टियां एक ही दिन में अपने वोट मांगने के लिए आते हैं। तो ये है, ऐसा होता है, ये राजनीति है। इसी राजनीति में इस तरह के स्टेप उठाए जाते हैं। चुनाव अभियान का मतलब ये है। ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले मतपत्रों का होता था, पहले जो भी कोई वोट डालने जाता था तो ऐसे चौरसा पेपर होता था, उस पर उसका उम्मीदवार का नाम होता था और उसका चुनाव चिन्ह होता था, उसको फोल्ड करके और पेटी में डाल देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आने लगी और दूसरा धांधलेबाजी ज्यादा होने लगी। कोई किसी की गलत भी वोट डाल देता था, कोई किसी भी तरह से। तो अब उस जगह को चेंज कर दिया गया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी बिजली से चलने वाली मशीन का प्रयोग किया गया, जो इस तरह की होती है। आप कभी 18 साल के हो जाओगे जब वोट डालने जाओगे, जब देखना, या फिर आपकी बुक्स वगैरह में आप नेट पे देख सकते हो। उसमें क्या होता है, इस तरफ तो चुनाव के जो चिन्ह होते हैं वो होंगे, इस तरफ प्रत्याशियों के नाम होते हैं, उसके सामने आप एक बटन होगा रेड सा, उसको दबाना होता है। तो उससे जिसको भी आप वोट देना चाहते हैं किसी को पता भी नहीं लगेगा और सभी की एक जैसा उसका आवाज होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा हम किसी भी उम्मीदवार को हरा सकते हैं, जिता सकते हैं, अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं और हम इसके द्वारा रिकॉर्ड रख सकते हैं जो किसने किसको वोट दिए, किस दल को कितने वोट मिले। तो एक तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है मतों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी प्रयोग होती है और हम अपने मत का प्रयोग करने के लिए भी प्रयोग करते हैं, किसी को भी जिताने या हराने के लिए। मतदान केंद्र जहां पर चुनाव के दिन वोट डलते हैं वो मतदान केंद्र कहलाता है। मतदान यहाँ जहां पर हम अपने मतों का दान करते हैं, मतों को देते हैं, वो मतदान केंद्र कहलाता है। कहीं भी हो सकते हैं, हर गांव में, हर वार्ड में, स्कूल या धर्मशाला या कोई मान्यता प्राप्त स्कूल है या कोई सरपंच की ऐसे इस तरह के स्थान होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका अर्थ है 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार। हमारे भारत में 18 साल उम्र है प्रत्येक इसकी, और जो वोट उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ता है उसकी 25 साल। वोट डालने वाले की 18 साल, लड़ने वाले की 25 साल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 18 साल का व्यक्ति कोई भी हो, वो भारत का वासी हो, वो धर्म, जाति, लिंग या रूप, रंग भेद किसी को भी हताहत नहीं माना जाएगा, कोई भेद नहीं किया जाएगा। बस वो भारत का रहने वाला और 18 साल उसकी उम्र हो, उसकी जो प्रमाण पत्र होते हैं उससे उसका जो मत सूची होती है उसमें उसका नाम आ जाता है और उसका स्थान का नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, जो भी उसकी पहचान होती है वो सारी उसमें इंडिकेट होती है।
इस तरह से सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का मतलब है 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को बिना किसी रंग भेद के, बिना किसी जाति पाति का भेद किए, बिना किसी लिंग का भेद किए वोट डालने का अधिकार हो, वो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहलाता है। इसमें सभी आदमी, ठीक है, इस तरह से ये राजनीतिक समता देता है, नागरिकों के सम्मान में वृद्धि करता है कि देखो 18 साल से ऊपर से कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी रंग का, स्त्री पुरुष है, सबको एक जैसी श्रेणी में रखा गया है। इस तरह से आज हमारे 10 टॉपिक्स क्लियर हुए जो हमारे लेसन का बेस है। जब तक हम इनको क्लियर नहीं करेंगे, बार बार ये शब्द ऐसे हैं जो आपके लेसन में आएंगे, जब तक आप इनको क्लियर नहीं करोगे आपको चैप्टर का बेस तैयार नहीं होगा, तो चैप्टर याद नहीं होगा। इस तरह से आज के लिए इतना ही काफी है। इससे आगे आपसे कल मिलते हैं। जो लेसन कट गए हैं वो लेसन मैं छोड़ती जाऊंगी और जो आने वाले हैं वो करवाती जाऊंगी। इसलिए आप नोटिस करके भी रखना कि मैडम ने ये लेसन करवाए हैं तो ये सिलेबस में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं आपसे, और खुद को सेफ रखते हुए, बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अदरवाइज अपने घर में रहकर काम करें। थैंक यू वेरी मच।